हेलो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको आप रोलिंग मोशन भी बोलते हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा आज हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग। ये सारी बातें आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले बच्चों आपको एक जानकारी दूंगा कि अगर बच्चों आपको जेई मेन, केवीपीवाई, जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी है और आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आपको अवेलेबल नहीं है टीचर्स, लगातार आपको कंप्लीट कोर्स नहीं है आपके पास, तो आप इस हमारे एकलव्य कोर्स को परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे डिटेल में। जिनको जैसे लेक्चर आप यहाँ डिटेल में पढ़ते हो बिल्कुल वैसे डिटेल में आपको लेक्चर्स मिलेंगे और एक बहुत मिनिमम से प्राइस पे है, 999 रुपये में, ठीक है। और आप इसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे हमारे बहुत सारे असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, केवीपीवाई के प्रीवियस ईयर पेपर, वो सब आपको फ्री मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं बेटा। देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों रोटेटरी मोशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। तो देखो बेटा, जैसे कि आवाज आ रही है आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, मैं कोई एक सिंपल एग्जांपल से ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों इसमें सीखने के लिए। एंड रोटेटरी मोशन, इसको सीखना है आपको, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये एक पहिया है, ठीक है, साफ सुथरा पहिया बनाते हैं। जैसे ये एक पहिया है बेटा, ठीक है, ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं। इसके हर पॉइंट की स्पीड वी वी वी, ठीक है। तो जो इसका सेंटर होगा उसकी स्पीड वी सी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वी सी, हर पॉइंट की स्पीड। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अच्छी बात है। मैं आपसे कहूँ कि यार इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर हम नहीं बताएंगे। ऐसा तो नहीं है। आप क्या कहोगे कि सर इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ये होगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही सेम इसी को अगर मान लो मैं एक एक्सिस के अबाउट हिंज कर देता ऐसे, तो ये क्या कर पाता? बस घूम पाता, रोटेट कर सकता था ना, बस ये, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट की हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड अब कितनी होगी, तो रोटेटरी मोशन में देखो बेटा, ये स्पीड अगर इसका रेडियस आर है तो यहाँ की स्पीड कितनी होगी? ओमेगा आर। और यहाँ की स्पीड ओमेगा आर, ठीक है। ये इसका सेंटर हुआ। इस पॉइंट का नाम हम बच्चों रख लेते हैं पी, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये पी होगा, यहाँ पे क्यू होगा। बिल्कुल बेसिक सरल लैंग्वेज में समझ रहे हैं, फिर वेक्टर सब कुछ तरीके से देखते जाएंगे। अगर ऐसे बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा होगा। तो ये रोटेट कर रहा है। अब इन दोनों मोशन को जोड़ दो। जोड़ दिया भाई। इमेजिन कर रहे हैं कि दोनों एक साथ आ जाए मोशन। तो ये ट्रांसलेटरी है, ये रोटेटरी। अच्छा, ये रोटेटरी मोशन है और मैं आपसे कहूं कि बेटा इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आप क्या कहोगे? हाफ ओ हाफ ओहो इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई क्या है? इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब देखो, अब बेटा, अब हमने इसको जोड़ दिया, दोनों मोशन को कंबाइंड कर दिया, ठीक है। तो क्या कुछ होगा अब? देखो बेटा, यहां की स्पीड अभी कितनी थी? वीसी जीरो नहीं थी जब ये रेस्ट में था, है ना। तो इन दो पॉइंट की स्पीड देखो, वीसी, यहाँ पे सी की स्पीड वीसी है, यहाँ पे जीरो। तो वीसी प्लस जीरो कितना होता है? वीसी। तो अगर ये दोनों मोशन एक साथ आ गए तो कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। और यहाँ की स्पीड सी पॉइंट की, वीसी थी यहाँ पे और यहाँ पे जीरो, तो कितनी बचेगी? वीसी। यहाँ पे सोचो बच्चों, यहाँ पे क्यू की स्पीड कितनी थी? वीसी, और इसकी ओमेगा आर। तो वीसी प्लस ओमेगा आर, है ना। तो इसका मतलब इस पॉइंट क्यू की स्पीड होगी वीसी प्लस ओमेगा आर, ठीक है। समझ रहे हो बेटा? बोलो। वीसी प्लस ओमेगा आर, ऐसे बढ़ जाएगी।
और यहाँ पे स्पीड है सी की वीसी, पी पॉइंट की स्पीड है वीसी, और यहाँ पे कितनी है ओमेगा आर, तो यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा ये वीसी, और ये पीछे की तरफ है तो माइनस ओमेगा आर, घटेगी ना ऐसे अपोजिट में, तो यहाँ पे स्पीड कितनी बचेगी पॉइंट पी की, वीसी माइनस ओमेगा आर। मानते हो बेटा? इसको क्या लिख सकते हैं हम, पॉइंट पी, है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये रोटेट भी कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये इसको बोलते हैं रोलिंग, ठीक है। और अब मैं आपसे बोलूं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, तो आप क्या कहोगे सर, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी दोनों हो गई, और ट्रांसलेटरी कितनी होगी बच्चों, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर, और रोटेटरी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो बेटा, होगी नहीं होगी? तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर है ये बात? अब देखो, अब हम बहुत सारी बातें समझेंगे यहाँ पे। तो यानी कि हमें पॉइंट पी, अब एक वर्ड होता है रोल करना बिना स्लिप करना, और रोल स्लिप करके करे, तो दोनों में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, ये सब समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आप ऐसे सोचिए बच्चों कि एक पॉइंट है हमारे पास, एक मिनट में इस माइक को ठीक कर दूं। ऐसे सोचो बच्चों, देखते हैं ये माइक ठीक है अब। हाँ बच्चों, ऐसे सोचो कि अगर मान लो मैं कहूं कि एक पॉइंट है जी, ठीक है, ये पॉइंट पी है और नीचे एक पॉइंट जी है, और ये ग्राउंड पे है, और हम ये मान के चल रहे हैं पी और जी दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है। पी वो पॉइंट है जो जी के साथ ग्राउंड, मतलब जी एक पॉइंट है जो पी के साथ कांटेक्ट में है। हम रिजिड बॉडी मानते हैं। आप कहोगे, आप ऐसे देखो जैसे गाड़ी का टायर होता है, उसका काफी तगड़ा सरफेस कांटेक्ट में रहता है बॉडी के, लेकिन हम यहां मान के चलेंगे कि अगर गाड़ी का टायर स्टील का हो, लोहे का हो एकदम रिजिड, और सड़क भी लोहे की हो, तो एक पॉइंट होगा ना कांटेक्ट में, है ना ऐसे। तो ये एक पॉइंट है जो कांटेक्ट में है ऐसे जस्ट। अब सोचो बच्चों, जैसे ही पीछे की तरफ चलेगा, सोचो जैसे ही पीछे की तरफ चलेगा भैया, तो ऐसे रोल करेगा। तो मान लो अब ग्राउंड को भी हम मान लेते हैं कि भाई जी इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड, पॉइंट ऑन ग्राउंड which is in contact with point P, ठीक है, which is in contact with point P। तो देखो इस पॉइंट की स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, vg मान लेते हैं, ठीक है। अब तुम सोचो अगर ये स्लिप ना करें, अगर ये स्लिप ना करें, हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है? प्योर रोलिंग को बोलते हैं बच्चों परफेक्ट रोलिंग, और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप करे चले। तो दो पॉइंट बिना स्लिप करे चलेंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, उसके लिए वीपी माइनस वीजी इज जीरो, ठीक है। मतलब आपको याद रखना है कि रिलेटिव मोशन वीपी माइनस वीजी इज जीरो, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट की, जीरो। अब आपको लगेगा सर ग्राउंड कैसे चलता है सर, है भाई, सही बात है, लेकिन अभी पहले आप ये समझो कि P और G पॉइंट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। ये कैसे हो सकती है? अब ऐसे सोचो जी पहिया है, पहिए का हिस्सा है ये वाला, इतने वाला, ये मेरा हाथ है, ये ग्राउंड के साथ यहाँ कॉन्टेक्ट में है। तो देखो जब ये ऐसे रोल करेगा बच्चों पहिया, तो क्या ये स्लाइड कर रहा है, स्लिप कर रहा है? नहीं ना, तो ये ऐसे मूव करेगा, तो पॉइंट कॉन्टेक्ट में रहेगा लेकिन स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो Vp माइनस वीजी इक्वल टू जीरो, और Vg को क्या लिखोगे बच्चों, एज Vg इज जीरो। इस डायग्राम में यहां जीरो है, ऐसा नहीं कि हमेशा जीरो होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं। देखो जैसे मेरे पास ये एक डायरी है, इस डायरी के ऊपर मैंने कोई पेन रख दिया ऐसे, ठीक है। तो इस केस में बच्चों ये जो डायरी है इस पे पेन रोल करेगा, वो ये राउंड शेप बॉडी नहीं है, तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये रोल कर रहा है ना, ये भी समझ रहे हो बच्चों।
तो इसमें प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म भी रोल कर चल सकता है, तो लेकिन फिलहाल इसमें प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा, ग्राउंड है तो ग्राउंड रेस्ट में है। ऐसे हो सकता है ना, ऐसे ट्रक के ऊपर एक स्फेयर रखा हुआ है, ट्रक चल रहा है, वो स्फेयर रोल करना शुरू कर दे, तो ग्राउंड भी चल सकता है। लेकिन इस डायग्राम में क्या है, क्या कंडीशन है बच्चों, वीजी कितना होगा, 0। ठीक है, तो वीजी 0 होगा तो वीपी कितना आ गया, 0, और वीपी कितना है, वीसी माइनस ओमेगा आर इक्वल टू 0, है ना, समझ रहे हो बच्चों। और कितना हो जाएगा ये, वीसी इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, वीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा आर। तो अगर वीसी और ओमेगा आर में ये रिलेशन है तो इसका मतलब प्योर रोलिंग माना जाता है इसको, परफेक्ट रोलिंग। ठीक है, तो जो पी और जी के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, 0। ठीक है, तो इसको प्योर रोलिंग की कंडीशन मानते हैं। आपको हो गया सर वीपी इक्वल टू वीसी इक्वल टू ओमेगा आर, तो हमने पहले ही पढ़ा, वी इक्वल टू ओमेगा आर। नहीं बच्चों, यहां थोड़ा ध्यान दो। जब कोई एक ऑब्जेक्ट प्योर रोटेटरी मोशन कर रहा होता है, जैसे यहां कर रहा था, तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी थी, लीनियर स्पीड ओमेगा आर, और इसकी वीसी कितनी थी, 0। यहां ये वीसी भी है और यहां पे ओमेगा भी है। इन दो मतलब लीनियर सेंटर ऑफ मास की लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन आई है। ये किसी पॉइंट की स्पीड नहीं आई, पॉइंट पी की स्पीड नहीं है, पॉइंट पी की तो 0 है, यहां की कितनी होगी अलग बात है। समझ में आया। तो ये बिल्कुल एक नई बात है, आपको फॉर्मूला में ऐसा कर रहा है कि वी इक्वल टू ओमेगा आर, वो तब होता था जब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो किसी पॉइंट के अबाउट, तो यहां की स्पीड और ओमेगा में रिलेशन होता था, जबकि ये क्या है, इसी पॉइंट की सेंटर की स्पीड और ओमेगा में रिलेशन है। ठीक है, अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे वीसी इक्वल टू ओमेगा आर है ना। अगर आप एक बात सोचो बच्चों, अगर वीसी लेस देन ओमेगा आर हो, ठीक है, लेस देन ओमेगा आर हो, तो बच्चों इसका मतलब ये वाली जो स्पीड है ना ओमेगा आर, वो ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे अब ये स्लिपिंग हो गई, बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, और वीसी ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड। क्यों, ठीक है, तो अब अगर वीसी ग्रेटर देन ओमेगा आर हो, तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, अच्छा इसका एक पर्टिकुलर नाम और भी होता है, इसको फॉरवर्ड इंग्लिश भी बोलते हैं बच्चों कुछ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड इंग्लिश, बैकवर्ड स्लिपिंग को, जब स्पीड ज्यादा हो जाती है पीछे की तरफ, मतलब स्पीड ज्यादा स्लिप करके जाता है। ठीक है, तो ये जब है जब स्लिपिंग हो रही है, और हमने जो केस पढ़े हैं बच्चों, वीसी इक्वल टू ओमेगा आर, ये कब पढ़ा है, जब प्योर रोलिंग हो। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आई कि अगर मान लो बिल्कुल सिमिलरली, आज से हमें ये समझ में आ गया कि जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है बच्चों, एक्सेलरेशन भी हो इस पॉइंट का, और जी पॉइंट का भी एक्सेलरेशन हो, है ना। तो यहाँ पे भी अगर इसका एक्सेलरेशन ए पी है और इसका एक्सेलरेशन ए जी है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए बच्चों, 0, यानी कि ए पी माइनस ए जी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, बहुत सारी चीजें सिखानी है आपको। ठीक है, तो यानी कि एक बात समझ में आई। अब देखो, अब एक ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, प्योर रोलिंग, और ये रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस। तो अगर ये रफ सरफेस है तो क्या यहां पे फ्रिक्शन होगा कोई, बताओ, तो होना चाहिए भाई, है ना। लेकिन वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग या स्टैटिक या कौन सा, काइनेटिक। तो बच्चों देखो, दो सरफेस हैं, ये दो पॉइंट है पी और जी, इसको ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे ना मतलब आप ऐसे सोचो, पहिए का ऐसे, अगर ऐसे पहिया ऐसे, बाइक आप धूम टाइम में एक्सेलेट करते हो, धूम टाइप में, तो बड़ी तेजी से एक्सेलेट करो, पहिया से स्लिप करके जाता है जूम ऐसे ग्राउंड पे। लेकिन आप सोचो पहिया ऐसे चल रहा है ऐसे, तो क्या पहिए का कॉन्टेक्ट स्लिप कर रहा है। आप सोचो अभी मान लो ये पॉइंट कॉन्टेक्ट में है, तो पी और जी ये हो गए, ये जी है ये पी है, लेकिन थोड़ी देर बाद
ये P हो जाएगा बच्चों दूसरा पॉइंट कोई, और G ये हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद ये पॉइंट P ये हो जाएगा और G ये हो जाएगा। तो P और G जो भी होंगे हर टाइम पे अलग होंगे, और उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जब ये जो पॉइंट आपस में कांटेक्ट में है और इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। तो जब ये स्लिप नहीं कर रहे तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा यहाँ पे, बताओ बेटा। वो फ्रिक्शन आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, हमें नहीं पता, अब उसकी डायरेक्शन फाइंड करना सीखेंगे। कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन एक्ट ड्यूरिंग रोलिंग। ठीक है बच्चों, कौन सी रोलिंग, प्योर रोलिंग। जब भी प्योर रोलिंग होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, 0, क्योंकि रिलेटिव मोशन ही नहीं है। तो वर्क डन 0 हो गया इस स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। समझ में आया बच्चों। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत काम आने वाले हैं हमारे, जो बेसिक टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं। कि यहाँ प्योर रोलिंग हो रही है बच्चों, प्योर रोलिंग में रफ फ्रिक्शन होते हुए भी वर्क नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, क्योंकि स्लिपिंग नहीं है, और स्लिपिंग नहीं है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। अब देखो बेटा, यही और कुछ चीजें सीखते हैं। अब जैसे आपने ये देखा, अगर मैंने अभी ये किस फॉर्म में लिखा था, सिंपली वेलोसिटी की फॉर्म में, है ना। अगर मान लो जैसे बेटा ये पॉइंट है एक, और ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, ठीक है, समझ में बात, ए एक्सेलरेशन से, तो ये कौन सा मोशन हुआ, एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन। एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन, मैं एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग भी समझाने की कोशिश करता हूं। और ये कौन सा हुआ, अगर ये ऐसे घूम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, रेडियस आर है, तो यहाँ का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, इस पॉइंट क्यू का अल्फा आर, और यहाँ का पॉइंट पी का, ये पॉइंट पी है बेटा और ये क्यू है बिल्कुल पहले की तरह, तो यहाँ का कितना होगा अल्फा आर ऐसे। अब इनको जोड़ दो बच्चों, तो देखना जरा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए आगे की तरफ अल्फा आर पीछे की तरफ, तो पॉइंट पी का एक्सेलरेशन होगा ए माइनस अल्फा आर, ठीक है। और बच्चों इस पॉइंट पे ए क्यू कितना होगा ए प्लस अल्फा आर, है ना। और यहाँ पे सेंटर पे तो ए इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब सोचो अगर मान लो मैं इसे ग्राउंड पे रख दूं, ये पॉइंट जी है, तो ए पी और ए जी के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, 0, है ना। तो ए पी किसके बराबर आ जाएगा, ए जी के, मानते हो नहीं, क्लियर है बात। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, सोचो ए पी, अच्छा एज ए जी इज 0, यहां पे 0 है, हमेशा 0 नहीं होगा बेटा, हमेशा ग्राउंड चल सकता है, तो उनकी कंडीशन भी सिखाऊंगा। तो देखो क्या करेंगे फिर, तो ए पी इक्वल टू 0, और ए पी कितना है ए माइनस एल्फा आर इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू एल्फा आर, ठीक है। तो अगर एक्सिलरेटेड रोलिंग मोशन है बेटा, ये एक्सिलरेटेड रोलिंग मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रोल कर रहा है, ग्राउंड पे है ये कंडीशन, तो ए कितना हो जाएगा अल्फा आर, ठीक है। अब यही चीज अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट जो अभी मैंने सिखाया आपको, अगर ये ऑब्जेक्ट मूविंग प्लेटफॉर्म पे रोल कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन मूविंग प्लेटफॉर्म, देखो बेटा जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्पीड v है, ऐसे चल रहा है प्लेटफॉर्म, ये इस पे रोल कर रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड v सी है। तो हमें ये बताना है कि v और vc में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो बेटा आप इसके अकॉर्डिंग देखो, इस पॉइंट की स्पीड कितनी बताई थी आपको, p पॉइंट की कितनी होगी स्पीड, vc माइनस ओमेगा आर, है ना, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है। और g पॉइंट जो ग्राउंड में है उसकी स्पीड कितनी है vg, तो vc माइनस ओमेगा आर इक्वल टू क्या होगा vg, और vg इज v,
तो वी सी माइनस ओमेगा इक्वल टू वी, दैट इज अ कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है, फॉर प्योर रोलिंग ये होना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अगर यही प्लेटफॉर्म ऐसे चल रहा होता, स्पीड वी से, ठीक है, तो स्पीड वी से अगर ये ऐसे चल रहा होता और हमने इसको ऐसे चला दिया, ठीक है, वी सी ऐसे चल रहा है, तो प्योर रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? देखो, प्योर रोलिंग के लिए इस कंडीशन में तो ये एंगुलर वेलोसिटी ऐसे जानी चाहिए। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे जानी चाहिए। क्यों भाई? देखो, मतलब जरूरी नहीं कि मतलब तुम डिसाइड करो कि जैसे मैं अभी बताया कि एंगुलर वेलोसिटी ऐसे लो या ऐसे, तुम मान लो तुम पहले की तरह से डिसाइड करी तुमने, ठीक है, तुमने सोचा ऐसे, तो यहां के अकॉर्डिंग अगर ये आगे जा रहा है तो ये पॉइंट को बच्चों इधर ही जाना पड़ेगा ना, जो पॉइंट पी है ना, तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। तो उस केस में ओमेगा मान लो ये है, तो नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी, तो पहले जैसे वीसी माइनस ओमेगा आर लिखते तो यहां से कितनी हो जाएगी? ओमेगा आर माइनस वीसी, है ना, वीपी। और वीपी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? वी के, तो यानी कि ओमेगा आर माइनस वीसी इक्वल टू वी। क्लियर है बच्चों? समझ में आई बात? इस तरीके से ओमेगा आर माइनस वीसी वी के बराबर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन भी ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दो ऑब्जेक्ट के, मतलब ये सिलेंडर है, ठीक है, इनके यूज होंगे बच्चों बड़े क्वेश्चंस में, जब अभी हम आगे चलेंगे चैप्टर में तो मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे तो उनमें यूज होंगे इन बातों के। तो ये रेडियस आर है, ठीक है, और इसकी स्पीड हमने मान ली कि भाई ये स्पीड वी से चल रहा है, ये प्लैंक है, ये भी एक प्लैंक है, ये 3v स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड है वो कितनी होगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं बच्चों कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो, और कहीं भी बोला है कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, हर कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रही। अरे मैंने प्लैंक की स्पेलिंग क्या कर दी है? ठीक है बच्चों, कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, विदाउट स्लिपिंग ये मूव कर रहे हैं। तो देखो बेटा, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो यहां पे स्पीड कितनी होनी चाहिए बताओ? अभी पढ़ाया था ना, वीसी प्लस ओमेगा यहां की स्पीड, है ना। तो अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है क्यू के और इस प्लैंक के, तो वीसी प्लस ओमेगा आर इक्वल टू क्या होना चाहिए? वी। यहां की स्पीड वीसी प्लस ओमेगा आर देखी थी हमने भी डायग्राम में, और यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा? बोलो, ओमेगा आर माइनस वीसी, वो किसके बराबर होनी चाहिए? बोलो, 3v के, है ना, इधर की तरफ। साइन हमने ऐसे ही कंसीडर कर रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव मान लिए। अब देखो बेटा, क्या कैलकुलेट करते हैं? पहले पहले वीसी कैलकुलेट करना है ना हमें, तो माइनस कर देते हैं, है ना। तो देखो हमारा साइन भी समझ में आ जाएगा कि गलत है सही है। तो ये कितना हो गया? 2vc, और ये -2v, vc आ गया -v। ठीक है, vc -v, हमने ये पॉजिटिव लिया था ना, इसका मतलब एक्चुअल में हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली थी, तो रियल में ये किधर जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा। ठीक है, जैसे हमें सोचना होता है ना यार किधर जाइए, तो vc की डायरेक्शन ये होगी, और कितनी होगी? v। माइनस आ गया ना हमारा आंसर। इस तरीके से सोच सकते हैं बच्चों हम। क्लियर है? तो ये हमने मतलब ऐसे कैलकुलेट करना सीखा, जिसका हम बड़े क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। अब देखो, एक बार इसका वेक्टर व्यू देख लेते हैं बेटा। ठीक है, वेक्टर व्यू देख लेते हैं इस कंसेप्ट का। जैसे वेलोसिटी को अगर साइन के साथ लिखना हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो कैसे लिखा जाता है? तो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसका सेंटर हुआ, सेंटर ऑफ मास हुआ, उसकी वेलोसिटी vc, और यहाँ कोई पॉइंट हुआ। अच्छा, जरूरी नहीं होता बच्चों कि ये सेंटर ही हो, आज आप इसको सेंटर की बजाय पॉइंट पी ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर की तरफ। ये पॉइंट पी है, तो अभी इसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? vp। ठीक है, ऐसे भाई ट्रांसलेटरी हो रहा है।
अब देखो, अब जो ये पॉइंट P है, अगर इसके अबाउट इसे हिंज कर दिया जाए, हिंज कर दिया, ठीक है, ये r वेक्टर होगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा, ठीक है, ले घूम रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, ओमेगा क्रॉस r होगी नहीं पॉइंट P की। ओ पॉइंट P, अच्छा मैंने दोनों के नाम सेम रख दिया क्या, इसको बेटा ऐसे कर लेते हैं, इसको O लिखते हैं और वो पॉइंट P है, O मतलब रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब सोचो, अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होने वाला है, तो यहां पे इसकी स्पीड v नॉट है और यहां पे 0, v नॉट वेक्टर हो जाएगी, और इस पॉइंट पे बच्चों वेक्टर r कितनी हो जाएगी बच्चों, vp प्लस ओमेगा क्रॉस r, vp प्लस ओमेगा क्रॉस r, मतलब v नॉट प्लस, ठीक है, v नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस r, ये पॉइंट P की वेलोसिटी आ गई। तो ये वेक्टर फॉर्म में देख लिया आपने, ताकि हमें कहीं गड़बड़ हो जाए, साइन वाइन लेने में प्रॉब्लम हो, तो हम यहां से कर पाए क्वेश्चन, ठीक है, समझाई बात बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो वेलोसिटी में रिलेशन है, अगर बिल्कुल ये एक्सेलरेशन में लिखना हो, तो एक्सेलरेशन में जैसे ये पॉइंट O है, इसका एक्सेलरेशन a नॉट है, इसका भी a नॉट, कौन है, ये पॉइंट P है। बताओ बच्चों, ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। अब हमने क्या किया, इसको ये पॉइंट P ऐसे घुमा दिया एंगुलर एक्सेलरेशन से, वेक्टर आर से, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा क्रॉस r, ठीक है। सोचो ये कितना हो जाएगा अब इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ का एक्सेलरेशन तो a नॉट वेक्टर होगा, और यहाँ का एक्सेलरेशन कितना होगा, बताओ बेटा, a नॉट प्लस अल्फा क्रॉस r, ठीक है, समझाए बात, a नॉट प्लस अल्फा क्रॉस r, ये वैल्यू आएगी भाई। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया बेटा हमने। तो अब जैसे तुम्हें किसी भी क्वेश्चन, मतलब मान लो मैं एक दो क्वेश्चन करते हैं वैसे, जिनमें वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्पीड v से घूम रहा है ऐसे, और प्योर रोलिंग कर रहा है बच्चों, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है, ये स्फेयर है, यहां एक पॉइंट है बच्चों P, r डिस्टेंस दूर, ठीक है, और जिसका इधर से एंगल है थीटा। तो फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट P। अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आपको वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप पहले इसको थोड़ा ध्यान से सीखना। जैसे मैंने क्या काम किया, इसको ओरिजिन मान लिया, जैसे भी फॉर्मूला पढ़ा था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर जेड एक्सिस होगा, ठीक है। इन डायरेक्शन का आपको पता है। अभी हमने पढ़ा है बच्चों, अगर ये स्पीड v से घूम रहा है तो कोई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी होगी, पॉइंट P की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v नॉट प्लस ओमेगा क्रॉस r, ऐसे लिखेंगे। तो Vp इक्वल टू v नॉट, देखो इस पॉइंट की स्पीड वेक्टर फॉर्म में लिखनी हो तो v, और कौन सी डायरेक्शन में है बच्चों, ये आई कैप में ना, मानो बच्चों, होगा नहीं, आई कैप प्लस ओमेगा, ओमेगा देखो किस तरफ है, अंदर की तरफ है ना, तो कौन सी डायरेक्शन है वो, माइनस के कैप क्रॉस आर वेक्टर, आर वेक्टर बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, कितना होगा। अब याद करो, आपको वेक्टर लिखाना सिखा रखा है, जैसे ये ए होता है, ये थीटा, तो ये वेक्टर ए अगर बनाना है आपको, क्या होता है, ए कॉस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप, मानते हो बच्चों। तो ओमेगा क्रॉस आर, तो आर वेक्टर को क्या लिखेंगे आप, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब देखो वीपी वेक्टर वी आई कैप प्लस
देखो हमें क्रॉस प्रोडक्ट याद रखना है, आई जे के ऐसे चलना है, ओमेगा है ना, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होता है जे, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस ओमेगा आर, एक माइनस ही है ना, माइनस ओमेगा आर, ओए होए, ओमेगा आर कॉस थीटा और के क्रॉस आई जे कैप। ठीक है, अब देखो ये के क्रॉस जे उल्टा आएगा तो माइनस आई कैप है ना, तो माइनस और एक प्लस पहले से, ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप। ठीक है बच्चों, देखो और समझो, और अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो v किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के, प्योर रोलिंग है ना। तो देखो ये ओमेगा आर की जगह हम क्या लिख देंगे v, तो v और ये आई कैप वाले इकट्ठे, v साइन थीटा आई कैप माइनस v कॉस थीटा जे कैप। ठीक है बेटा, ये वेलोसिटी आ गई वेक्टर फॉर्म में। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, मतलब स्पीड लिखनी थी ना, मैग्नीट्यूड ले लो, अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड v प्लस वी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस v कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो v बाहर आ जाएगा, अंडर रूट v बाहर आने पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, भाई v बाहर आ गया ये, और ये 2 हो जाएगा तो 2 प्लस 2, तो v इक्वल टू 2 इंटू 2 भी रूट में ही रहेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ अगर वैल्यू फाइंड करनी हो, तो v 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है v इंटू 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब सोचो बेटा, अब जैसे मैं तुम्हें कहूं कि इस क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे स्पीड v है, एक मिनट, ऐसे प्योर रोलिंग कर रहा है। ठीक है, आप चेक करो, इस फॉर्मूले का चेक करते हैं कि हमने कैलकुलेट करे थे ना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है ना, तो इन पॉइंट के अबाउट स्पीड पता करते हैं। तो देखो बेटा, तो जैसे ए पॉइंट के अबाउट स्पीड, तो आप सोचो कि आपने थीटा इधर से लिया था है ना, तो थीटा जब ये यहाँ पहुंचेंगे तो कितना होगा बेटा, बोलो भाई, इधर से थीटा था ना ये, और हम इधर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये उल्टा नहीं हो गया, तो माइनस पाई बाई 2 नहीं हो जाएगा, और साइन 90 रखते हैं, माइनस 90 माइनस बाहर आ जाएगा तो 0। अच्छा अगर पॉइंट यहाँ हो, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट बी की वेलोसिटी पता करें, वी बी, वी अंडर रूट 2 1 प्लस, जब यहाँ पॉइंट होगा तो ये थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 90, तो साइन 90, देखना 1 प्लस 1 2, तो 2v। चेक करो बच्चों, प्योर रोलिंग में क्या सिखाया था कि यहाँ की स्पीड 0 हो जाती है, बताया था, और यहाँ की स्पीड कितनी होती है v प्लस ओमेगा आर, और ओमेगा आर किसके बराबर है v, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 2v, है ना, सही है। अच्छा आपसे पॉइंट पूछ ले कि इस पॉइंट सी की स्पीड बताओ, तो यहाँ पे सी पे ये थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये थीटा यहाँ आ जाए तो थीटा 0 नहीं हो जाएगा, साइन 0 रखो, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ की स्पीड होगी v रूट 2। ये कैसे भाई, थीटा 0 रख के, इसका मतलब है कि एक पॉइंट तो स्पीड ये होगी इस पे, और एक ओमेगा आर नीचे होगा जो ओमेगा आर वी के बराबर होता है, तो v और v 90 पे हो तो स्पीड कितनी हो जाएगी v रूट 2। तो इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंट की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं भी कोई पॉइंट मिल जाए तो। ठीक है, तो इस पॉइंट से आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी लिखी है, ऐसे एक्सेलेरेशन लिखा जा सकता है, और किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। बस फंडा ये याद रखो कि बेटा ऐसे केस में क्या करना है आपको, क्लियर आ रहा है ना सभी, हाँ, ऐसे केस में आपको क्या करना है
कि आपको जो सेंटर है उसको ओरिजिन मान लेना है, ठीक है, फिर उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन कर लो, बड़ा इजी रह जाता है। तो देखो बेटा, अब मैं चेक करके देखता हूं, ये क्वेश्चन है, आप वीडियो रोक के चेक करके देखना है कि आप सही आया आंसर गलत आया आपका, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन का कर लेते हैं, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन है a/2r, एंगुलर एक्सेलेरेशन दे रखा है देखो, ठीक है। आपको बताना है बेटा इस पॉइंट की स्पीड बतानी है, सॉरी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना है a/2r, और सेंटर से एक्सेलेरेशन कितना है a। तो देखो बेटा कैसे कैलकुलेट करना है, क्या बताया था कि सेंटर को ओरिजिन मान लो, मान लिया ये ax, ये y और ये z, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है आपका, किसी भी पॉइंट का एक्सेलेरेशन लिखना हो तो a0 प्लस अल्फा क्रॉस r, ठीक है, ऐसे लिखा। तो देखो a0 ai कैप अल्फा किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, तो a/2r इंटू माइनस के कैप होगा नहीं बच्चों, है ना, अल्फा। और आर वेक्टर, तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो सीधा है, और कौन सी डायरेक्शन में है, जे कैप में, है ना बच्चों, जे में, ये भाई अल्फा तो इस तरीके से है, और ये कौन सी डायरेक्शन में है बच्चों, माइनस जे कैप में, है ना, नीचे की तरफ है ना, देखो नीचे। तो डिस्टेंस कितनी है, आर रेडियस, तो आर माइनस जे कैप, ठीक है, आर से आर कट गया, ए आई कैप प्लस के क्रॉस जे क्या होता है बेटा, आई जे के, माइनस आई कैप होता है ना, बोलो, होता है नहीं, हाँ। तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, और ये माइनस और माइनस कट जाएंगे, इनके एक माइनस और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस a/2 आई कैप, तो a-a/2 आई कैप, नेट एक्सेलेरेशन ही होगा। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से आप एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको इसी कंसेप्ट में एक मजेदार कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन उससे पहले बच्चों थोड़ा सा पहले एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा भी था जब शुरू हुई थी ये रोलिंग, कि जैसे एक ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है और रोलिंग मोशन भी कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास जो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है या टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। तो ट्रांसलेशन होती है हाफ mv² और रोलिंग होती है हाफ i⍵², ठीक है, रोटेटरी। तो इन दोनों को मिला के बनती है बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्लियर है बात। अब तुम सोचो कि अगर अगर मान लो हम कहें कि भाई जैसे ये एंगुलर वेलोसिटी है, अगर प्योर रोलिंग हो रहा हो, प्योर रोलिंग में v किसके बराबर होता है बच्चों, ओमेगा आर के, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, v/r हाफ आई ओमेगा की जगह v/r का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो मैं यहां से पूरे एक्सप्रेशन से हाफ mv² कॉमन ले लेता हूं, अच्छा मैं इसको काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं क्योंकि यहाँ एक और टर्म आएगा हाफ mv² और 1 प्लस, देखो बेटा I/m r², ठीक है। देख लो मैंने हाफ mv² दोनों से कॉमन ले लिया। आपको पता है k इक्वल टू होता है बच्चों √I/m, ये क्या होता है सर, रेडियस ऑफ गायरेशन, पढ़ चुके हैं ना हम पिछली क्लासेस में, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो ये कितनी हो जाएगी एनर्जी, k मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और हाफ mv² प्लस, लेकिन ये प्योर रोलिंग के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, यहां तक तो कोई भी केस होता ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, ये प्योर रोलिंग का है, तो हाफ mv² इंटू 1 प्लस
आई बाई एम, तो रूट आई बाई एम के है, तो ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्लियर है? अब देखो, क्लियर है बच्चों? अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? जैसे मैं आपसे बड़े थके हुए से क्वेश्चन पूछूं कि एक डिस्क है ना, ये डिस्क है और ये ऐसे रोल कर रही है, फाइंड रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टू द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बेटा, ठीक है, प्योर रोल कर रही है ये, तो आपने देखा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² बाय आर स्क्वायर। ये कट गया, के आपने पढ़ा है अंडर रूट आई बाई एम, ठीक है, अंडर रूट आई बाई एम क्या लिख सकते हो बच्चों उसको, बोलो, आई बाई एम हो जाएगा यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 और ये एम, तो आर बाय √2। ठीक है, तो देखो बेटा 1/1 + k आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया 2, और ये 2 + 1 1 3, तो 2/3 आ गया। क्लियर है? ये आंसर 2/3 आ गया। तो इस तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, इनके रेशियो। अब इसके बढ़िया क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चों, देखो आपने देखा कि भाई रफ सरफेस पे अगर ये रोल कर रहा होता है, रफ सरफेस पे, है ना, रफ सरफेस पे अगर ये रोल कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, प्योर रोलिंग कर रहा होता है, प्योर रोलिंग, तो मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, भले फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक। ठीक है, तो ऐसी जगह जब हमें पता लगे भाई रफ सरफेस पे भी अगर ऑब्जेक्ट रोल करे तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि हमें पता लगा कि रफ सरफेस होते हुए भी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट कर सकते हैं हम। तो जैसे बच्चों मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको इसी तरीके के, ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिक्स होंगे, जिनमें एक्सेलेरेशन भी आएगा, टॉर्क भी लेंगे हम। दो तरीके से क्वेश्चन हैंडल करते हैं, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी से और एक फोर्स टॉर्क मेथड से, तो दोनों आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मैं कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी के स्पेशल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। जैसे बच्चों यहाँ एक ये स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, रेडियस आर है, ठीक है, और यहाँ एक सेंटर से रेडियस आर का एक ऐसे स्मॉल स्फेयर रिलीज कर दिया, ठीक है, रेस्ट से, बड़े से हेमिस्फेयर में, ये हेमिस्फेयर है, इसको यहां से रिलीज कर दिया, तो जब ये यहां बॉटम पे आएगा, तो ये जो स्मॉल स्फेयर बॉटम पे आएगा तो कितना फोर्स एक्सर्ट होगा इस पे, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन small sphere when it reach the bottom of sphere। ठीक है बच्चों, सोचो, देखो जब ये रोल करना शुरू करेगा बच्चों, अब रोल करने की वजह क्या होगी, एक बात सोचो, फ्रिक्शन है ना, रफ सरफेस है यहाँ, ठीक है, रफ सरफेस है, तो ये रोल करके आ रहा है, ठीक है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि रोलिंग हो रहा है। अभी हमें कॉज ऑफ रोलिंग नहीं ढूंढने, कॉज ऑफ रोलिंग अपने आप में एक टॉपिक है अलग से, ठीक है, उसको अलग से क्लास में पढ़ेंगे हम, कई घंटे लगेंगे उस क्लास में भी। अभी हमें बता दिया कि भाई रोल करके आ रहा है, तो रोल करके आ रहा होगा रफ सरफेस है, तो जैसे मान लो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, इस पर फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, तो इसे घुमा देगा नहीं घुमा देगा, सोचो बच्चों, भाई फ्रिक्शन ऐसे रोल कर देगा, फिर रोल करते करते यहाँ आ गया ऐसे, ये घूम भी रहा होगा, तो यहाँ इसकी स्पीड v होगी मान लो, तो इस पर देखो फोर्स बना के देखो बेटा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक mg होगा, है ना, तो अगर मुझे
स्पीड पता लग जाए तो n माइनस एम जी सेंट्रीपिटल होगा, क्योंकि कर इसका सेंटर ऑफ मास जो है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा बच्चों, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा नहीं। तो इसका मतलब मुझे पहले ये पता करना होगा यहाँ कि भाई इसकी स्पीड कितनी है यहाँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने पढ़ लिया कि प्योर रोलिंग जब हो रहा होता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, चाहे फ्रिक्शन है नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये रेफरेंस लेवल लिया, ये रेडियस बच्चों आर है पूरा यहाँ तक, और इसका खुद का स्मॉल रेडियस स्मॉल आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, आर माइनस स्मॉल आर ना, ठीक है, ये आर माइनस स्मॉल आर, ठीक। अब सोचो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। पोटेंशियल एनर्जी बताओ रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है ये, एम जी आर माइनस आर, आर माइनस आर है ना, तो एम जी आर माइनस आर। फिर यहाँ पहुंचा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, होगी नहीं होगी, प्लस ओए काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी हाफ रोटेशनल, प्लस ये इक्वल टू, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई, रेफरेंस लेवल पे ही आ गया इसका सेंटर ऑफ मास। देखो बेटा एम जी आर माइनस आर, आप हाफ के एक्सिस वो भी लिख सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी बेटा इसकी, अपने सेंटर के अबाउट कोई स्फीयर घूमता है तो 2/5, बोलो भाई, अपने सेंटर के अबाउट घूमेगा ना, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है बेटा ये, और इनटू ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ध्यान रखना है बेटा, ये वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये अपने सेंटर, इसका अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसका रेडियस मान लो, यहाँ पे बताता हूँ मैं, इसका रेडियस आर है, ये वी है, तो वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है नहीं, है ना, इसलिए ऐसा है। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, एम से एम कट गया, ठीक। अब देखो जी आर माइनस स्मॉल आर, और बेटा यहाँ 10 कॉमन ले लो, 5 ले लो, तो 7/10 हो जाएगा ना, ये एलसीएम ले रहे हैं, ये 2v² / 10 स्क्वायर है, तो मैंने 5 एलसीएम ले लिया, कुछ जल्दी कर दिया काम, थोड़ा स्लो करते हैं कैलकुलेशन। देखो मैंने 10 एलसीएम लिया, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 5v² और ये 2v², ठीक है बेटा। तो देखो ये हो जाएगा v इक्वल टू, इधर जाओ, 10/7 जी आर माइनस आर, ठीक है, इसका अंडर रूट, ये स्पीड आ गई जब यहाँ बॉटम पे आया। अब स्पीड पता लग गई, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बेटा, तो यहाँ देखो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अबाउट, ओके, है ना, तो इसका मतलब n माइनस एम जी, बिल्कुल वही मैकेनिक्स यूज हो रही है जो हमने पहले पढ़ी थी, n माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस स्मॉल आर। समझ रहे हो बेटा, रेडियस तो इसका जिसमें घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इसका, सेंटर ऑफ मास बच्चों इसका यहाँ है, यहाँ, तो वो तो r माइनस आर डिस्टेंस पे है ना, तो यहाँ से v की वैल्यू रख दो, n सॉल्व कर लो, mg उधर चला जाएगा, सॉल्व करते रहना, आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने, हमें बोल दिया प्योर रोलिंग कर रहा है, तो वो किस वजह से कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे पता करते हैं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ये पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी नहीं, अभी हम ऐसे बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं जहां हमें पता लग गया कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है प्योर रोलिंग में, ठीक है। तो देखो बेटा, तो फिर तो इसमें मजेदार क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ के आए थे। कैसे, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे ये होलो सिलेंडर है, हॉरिजॉन्टल होलो सिलेंडर, ठीक है, और इसका रेडियस है बच्चों आर। समझो बात को, कैसा क्वेश्चन बनता है फिर ये, हॉरिजॉन्टल होलो सिलेंडर, अंदर रफ सरफेस होगा और इसे रोल करके छोड़ दिया बच्चों, ऐसे, ठीक है, इसके, हाँ इसके अंदर है ये छोटा स्फीयर, स्मॉल स्फीयर, है ना, और इसका रेडियस है बच्चों स्मॉल आर, ठीक है।
स्मॉल आर इसका रेडियस है। अब मैं इसे कितनी स्पीड से फेंकूं कि ये पूरा चक्कर काट जाए। ठीक है, रोल करके जाएगा, कंडीशन है, आप इसे मान लो चाहे रफ है चाहे जो है, रोल कर रहा है बच्चों ये। ठीक है, अगर रोल कर रहा है तो रोल करते करते कितनी स्पीड से फेंकू कि पूरा चक्कर काट के जाएगा। तो ये हम लगभग 4-5 बार पढ़ चुके हैं ये कंसेप्ट, है ना। जैसे भी पिछले क्लास में भी रोड को रोटेट कराया था कि कितनी स्पीड से रोटेट करके छोड़ें कि ये चक्कर काट जाए, सेम ऐसी हालत आ गई ना। अब हम देखो बच्चों यहाँ क्या लॉजिक है। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड स्पीड फाइंड करनी होती है। अच्छा, पहले हम ना इस स्फेयर का के कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। के होता है √I/m, तो 2/5 mr² स्मॉल आर, ठीक है, अपॉन m का रूट, m से m कट गया, r√2/5। ठीक है, ये लिख लेते हैं, ये जरूरत पड़ेगी देखो। तो बच्चों यहाँ जब ये पहुंचेगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, एक mg होगा, है ना। जो इसकी स्पीड होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा n + mg, इसके बराबर होगा mv² रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना। और हमें पता है ये मिनिमम चाहिए vb, बी पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट कह देंगे आप इसको, तो इसको vb लिख देते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए, 0। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको आ गई होंगी अब तक। vb हो जाएगा यहाँ से g√r-r। ठीक है, ये अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, क्या इस्तेमाल करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से वहाँ तक हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, के इनिशियल, यू इनिशियल, के फाइनल, यू फाइनल। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv², है ना, इंटू 1 + k² r², यही तो पढ़ा था हमने, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mvb²। और जब ये यहाँ से वहाँ पहुँचेगा बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अच्छा ये 1 + k² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg2r-r। ठीक है, समझ रहे हो बेटा। अब देखो और सोचो, सबसे पहले k की वैल्यू रख दो, कितनी है ये r², ऐसे है ना। तो पहले तो m को उड़ा देते हैं हर जगह से। ठीक है, तो v²/2 1 + k की वैल्यू रखोगे r² और ये 2/5 हो जाएगा, है ना, और एक r² नीचे, इक्वल टू vb²/2 1 + r² 2/5 r² प्लस g × 2r-r। कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी बच्चों, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और अगर हो जाए तो बेटा बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो v²/2 एलसीएम लो 7/5, यहाँ पे आ गया vb²/2 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 7/5। ठीक है, g × 2r-r। देखो बेटा vb की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये g × vb का स्क्वायर है ना, तो g × r-r 2 × 5 × 7 g × 2r-r। ठीक है, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे एलसीएम लो, 10 का एलसीएम जाएगा ना, तो 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 27 gr-r/10। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और v² 7/10, 10 से 10 कट गया, v इक्वल टू आ गया बच्चों √27 gr-r/7। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो ये स्पीड आ गई बच्चों। आंसर शायद प्रोबेबली सही है, याद सा लग रहा है मुझे, मैंने करा रखे ऐसे क्वेश्चन क्लास में। तो ये आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट पता लग गया। ठीक है,
कि अगर ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है किसी भी सरफेस पर, रफ पे या कहीं पे भी, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो और ये टोटल आप ऐसे इक्वेट कर सकते हो। हाँ, अभी तक मैंने कॉज, कैसे रोलिंग होगी, कैसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेक करेंगे, ये सब नहीं सिखाया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट पे, ठीक है। इसमें बहुत कंसेप्ट होते हैं बेटा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, इसको समझना है, ठीक है। काफी मदद करेगा तुम्हारी ये कंसेप्ट को, मतलब कुछ मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब क्या है बच्चों, ये देखो, जैसे अभी जब प्योर रोलिंग हो रहा था, प्योर रोलिंग में, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रोल कर रहा है तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। इस एग्जाम्पल से बड़ा इजीली समझ में आता है, ठीक है। देखो बेटा, मैं आपसे कहूं कि तुम एक बात बताओ, जैसे ये पॉइंट v है और ये ऐसे रेडियस r होगा बच्चों इसका, तो यहाँ की स्पीड v है और यहाँ की p की स्पीड कितनी होती थी, बताना जरा। vp 0 होता था ना बच्चों, तो यहाँ की स्पीड 0, और जो पॉइंट q होता था उसकी स्पीड कितनी बताई थी अभी तुमने, v प्लस ओमेगा आर, और ओमेगा आर v के बराबर होता है, तो v प्लस v कितना हो जाएगा, 2v, या v की जगह ओमेगा आर रख दो, कितना हो जाएगा देखना जरा वो, 2 ओमेगा आर ना, तो ओमेगा इंटू 2r भी तो लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ v ओमेगा आर है, तो इस जगह भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा आर, ठीक है। समझ रहे हो बेटा, ये ओमेगा आर और ये 2 ओमेगा आर। आप जैसे एक बात सोचो, मजेदार बात है, ये रेस्ट में है बच्चों, ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, तो इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट से आगे चल रहा है, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इस पॉइंट की स्पीड है ओमेगा आर, तो उसकी ओमेगा इंटू 2r। तो आप ऐसे, मैं यहाँ एक एग्जांपल बनाता हूँ, साथ साथ एक डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, ये पॉइंट मैंने यहाँ हिंज कर दिया इसको, ठीक है, और ये रेडियस r है और ये r है, ठीक है। ये स्पीड कितनी है, ओमेगा आर, और ये कितना होगा, ओमेगा इंटू 2r। देखना बच्चों, मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से हिंज कर रखा है, तो यहाँ स्पीड कितनी है इसकी इस टाइम पे, इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ओमेगा इंटू डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है 2r, तो वहां की स्पीड कितनी होगी टॉप मोस्ट की, ओमेगा इंटू 2r। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी इंस्टेंट पे अगर हम फोटो खींचे, ये पॉइंट के अबाउट पूरा स्फीयर रोटेट कर रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है, ये तो एक्चुअल में रोल करता हुआ जा रहा है, लेकिन किसी इंस्टेंट पे ये ऐसे लग रहा है। मतलब आप सोचो, मैं ऐसे भी बोल रहा था कि ये स्लिप नहीं करता पॉइंट पी ग्राउंड के ऊपर, तो यानी कि ये स्फीयर अगर ऐसे नहीं करता, ऐसे स्लिप नहीं करके जाता, तो ये ऐसे नहीं कर रहा, रोल, रोटेट नहीं कर रहा है। तो एक टाइम के लिए ऐसा हो गया कि ये जो स्फीयर है इस पॉइंट के अबाउट रोटेटरी मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेटरी मोशन। तो अब देखो, सोचो, ऐसे इमेजिन करो, तो ये जो एक्सिस हो गया बच्चों, ये यहां से जो पास हो रहा है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे क्या फायदा हो जाता है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होता है, रोटेटरी मोशन। पूरे मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन को इस पॉइंट के अबाउट रोटेटरी मोशन किया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। और जो इसके अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, वही एंगुलर वेलोसिटी से हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। वी कैन कंसीडर दैट ऑब्जेक्ट have pure rotatory motion about instantaneous axis of rotation, IOR, ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया, with same angular speed, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, with same angular speed as that of object
अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये कंसेप्ट है। ठीक है, इससे फायदा होता है बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको ये नहीं पता लगता है कि यार अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो कैसे लिखें। ठीक है, तो वहां इस कंसेप्ट का बहुत फायदा होता है। ठीक है, और देखो अभी 2-3 क्वेश्चन में दिखाऊंगा इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप देखो, जैसे ये 2 पॉइंट लिए मैंने, ये पॉइंट था सेंटर और ये पॉइंट था क्यू। तो जो भी वेलोसिटी थी इन पॉइंट की, वो एक लाइन यहां से पास करी तो उसके परपेंडिकुलर है ना ऐसे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें आपको कोई 2 पॉइंट पता है ए और बी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है वी बी और इसकी वेलोसिटी है वी ए। आई ओ आर मतलब आई ओ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन लाई आउटसाइड और इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो जैसे जो भी लाइन मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगी, हर पॉइंट की वेलोसिटी उसके अबाउट क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए। तो ये फंडा है। अब देखो मैं कैसे सोचूं, अब मैं रूल भी लिखा सकता हूं लेकिन सोचना, मान लो अगर मैं यहां सोचूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है तो इसके अबाउट घूमेगा ऐसे ही है। तो देखना क्या ये पॉसिबल है कि ये पॉइंट इधर जा रहा है और घूमना ऐसे है इस ऑब्जेक्ट को। तो गलत है ना, इसका मतलब बाहर होगा पॉइंट। किधर होगा, तो हम इधर मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर कम ज्यादा देखो पता लग जाएगा, ये एक्स डिस्टेंस है ऐसे, मैंने एक्स मान लिया, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी थी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हुए ना बच्चों ऐसे इस लाइन के। ये आई ओ ए आर है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके अबाउट अगर ऑब्जेक्ट घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे सोचो, मतलब कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं बच्चों, ये कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो जैसे वी बी कितना होगा, ओमेगा इंटू इसका रेडियस एक्स, और समझ में आया। अब देखो, और ऐसे ही वी ए कितना होगा, ओमेगा इंटू डी प्लस एक्स। ठीक है, अब तुम क्या करो, डिवाइड कर दो, वी बी वाई वी ए, तो ओमेगा कट गया, एक्स अपॉन डी प्लस एक्स। ठीक है, यहां से एक्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से एक्स नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब किधर है एक्स, उधर है पीछे। एक्स पॉजिटिव आ गया तो इधर है। और केस देखो, जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में 2 पॉइंट की वेलोसिटी पता है आपको, जैसे ये पॉइंट है ए और ये बी, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी इधर है, तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट पता है ना। कुछ पॉइंट बताओगे तभी कैलकुलेट कर सकते हो। अब तुम सोचो, इसका मतलब यहां नहीं होना चाहिए कहीं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डी है, तो हमने मान लिया कि यार इधर से इतनी दूर है ये। ठीक है, ये पॉइंट ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इधर से कितना होगा, डी माइनस एक्स। तो सोचो अगर ये ऐसे घूम रहा होगा, एज्यूम करें हम किसी एंगुलर वेलोसिटी से, तो ओमेगा क्या होता है बच्चों, वी बाय आर ना, तो वी ए बाय एक्स है ना, और इससे वी बी बाय डी माइनस एक्स, तो वी ए अपॉन वी बी एक्स अपॉन डी माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, सर फायदा क्या होगा इसका, तो देखो जरा, अभी क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले वहां भी समझ में आ गया ना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, बेटा ये रॉड है, ठीक है, और इसका एंगल थीटा है। ठीक, हम्म, बोल दिया कि ये स्पीड v से चल रहा है, ये पॉइंट किसी टाइम। ठीक है, जिस टाइम ये पॉइंट स्पीड v से चल रहा है, तो हमें क्या क्या पूछा है, फाइंड फाइंड ये पॉइंट, ये एंड है a और ये है b, फाइंड स्पीड ऑफ एंड b। ठीक है, सेकेंड फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीसरा फाइंड फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ
ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस रॉड की टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। लेंथ एल है बच्चों ये, ठीक है, मास एम है। सोचो बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है ना। तो देखो, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, फाइंड स्पीड ऑफ एंड बी, तो इसके लिए मैं 3-4 तरीके बता चुका तुम्हें अब तक। एक तो बताया था कि एक्स मान लो, ये वाई और ये जेड डिफ्रेंशिएट कर दो। एक तरीका बताया था कि लेंथ के अलोंग जो पॉइंट है उनकी स्पीड, लेंथ के अलोंग स्पीड को इक्वेट कर दो। याद है ना, बहुत सारे चैप्टर्स में, मोशन प्लेन में, लॉज ऑफ मोशन में, ये सब। अब आज कुछ नया करते हैं बच्चों। तो जैसे एक बात तो पक्का है कि ये इस पॉइंट, ये इसी स्पीड, ये इसी लाइन के लॉन्ग चलेगा, और ये किस स्पीड, ये कैसे चलेगा, ऐसे, है ना। इसकी स्पीड v भी मान लेते हैं। तो सोचो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर हो। तो इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो ऐसे। ये स्पीड उस पॉइंट को मिलाने वाली, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मिलाने वाली के परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन। अब इसको पास करते हुए घुमा दो ऐसे, बन गया ये आई ओ आर आ गया, IAOR, ठीक है। अब देखो बेटा, तुम्हें पता है कि अगर ये इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी इसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमता है। ये पढ़ चुके हैं हम, अभी प्रूव कर चुके हैं। तो देखो, ये अगर थीटा है तो ये कितनी होगी बच्चों, डिस्टेंस L साइन थीटा, और ये कितनी होगी L कॉस थीटा। कैसे, ये L कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो और सोचो, VA, दैट इज VA, डिस्टेंस है L साइन थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी जो अभी सिखाया था, ओमेगा इक्वल टू V बाय आर। तो V बाय, ये डिस्टेंस कितनी है, L साइन थीटा, और B की स्पीड V इक्वल, ओमेगा इक्वल टू V बाय आर लगा रहे हैं, VB बाय, इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घूम रहा होगा ना, है ना। देखो बच्चों, सारे इस पॉइंट के अबाउट रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, सारे पॉइंट। तो L, डिस्टेंस L कॉस थीटा, ठीक है बेटा। देखो L से L कट गया, VB आ गया, कितना आ गया VB, V कॉट थीटा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन है कि इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें इसकी, ठीक है। तो बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, मतलब काइनेटिक एनर्जी बतानी है टोटल, तो उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हाफ mvc² सेंटर ऑफ मास की स्पीड, प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट ये प्योर रोटेटरी मोशन कर रहा होता है ना। वो होता है ये। तो अगर इसके अबाउट तो प्योर रोटेटरी मोशन कर रहा है, तो सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो बस। ये तो टोटल में मतलब सारी आ जाएगी ना। इसके अबाउट तो प्योर रोटेटरी हो रहा है ना बच्चों ये। तो देखो, हमें इसकी डिस्टेंस पता करनी है, तो कैसे पता करें। ये वाले डिस्टेंस चाहिए, क्यों सर, हमें ना इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट, है ना, इस रॉड की। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, बताओ। ये डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ बच्चों। तो बताओ भाई, क्या करें बच्चों। देखो, जैसे मान लो ये L/2 डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस पता करनी है, ये तो L/2 होगी ना, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस। इसको अल्फा मान लेते हैं, और अल्फा होगा 90 माइनस थीटा। तो देखना जरा, 10 अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस L/2। तो H आ गया L/2 10 अल्फा। और यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अल्फा है 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। L/2 कॉट थीटा, H की वैल्यू आ गई, ठीक है। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, अब देखो, हमें यहाँ के अबाउट पता है कि रॉड जो अपने मिड पॉइंट के अबाउट घूमती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ml²/12। और आज किसके अबाउट घूम रही है, इस पॉइंट के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IAOR, दैट विल बी ICM प्लस MH², ठीक है। ICM कितना होगा, ml²/12 प्लस MH दैट इज L/2
कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। अच्छा ओमेगा कितना होगा, तो देखो बेटा ओमेगा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे ये ओमेगा है, वी पता था आपको, तो ये हाइट कितनी थी, एल साइन थीटा, तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा वी बाय एल साइन थीटा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ए ओ आर, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू यहाँ उठा के रखो और ओमेगा की वैल्यू क्या रख दोगे, वी बाय, ओमेगा की जगह रख देंगे वी बाय एल साइन थीटा। एक लंबी सी कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। और वैसे सोचना होता तो भाई एंगुलर वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की स्पीड, ये सब कैलकुलेट करना मुश्किल होता। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको इसी तरीके से कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बड़ा इजीली सॉल्व हो सकता है। देखो जैसे ये स्मूथ सरफेस है बच्चों, ठीक है, और बच्चों मतलब इस रोड को, ये लेंथ एल है, मास एम है, लेंथ एल है, ठीक है, इसको जेंटली हिट कर दिया, समझ रहे हो बच्चों, जेंटली हिट कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि देखो बच्चों, मतलब इस रोड को ना जेंटली डिस्टर्ब कर दिया ऐसे, तो याद करो हमने पढ़ा था कि इसका सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, और तो बोला है कि जब ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना रही हो, ठीक है, तब इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, फाइंड, नहीं उस टाइम इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी, फाइंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास when rod will make an angle of theta with vertical नहीं horizontal है ना, horizontal लेंथ है बच्चों इसकी है, तो ये स्पीड बतानी है भाई। ये तुम्हें पता है ना, सेंटर ऑफ मास सीधे रास्ते को ही फॉलो करता है, ये सब मैं सिखा चुका हूँ। अब यहाँ सेंटर ऑफ मास आ गया, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, जेंटली डिस्टर्ब किया इसको, जेंटली, तो ये ऐसे 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 गिरेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब तुम ध्यान से सोचो बात, ये रोड ऐसे रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, तो यहाँ इनकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है ना। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट लगाएं तो ये क्वेश्चन इजी है। कैसे, देखो बेटा, जिस टाइम हमसे पूछा जा रहा है, अगर हम इसी टाइम यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट होगा, इसकी स्पीड होगी कोई बी डैश, है ना, कोई भी होगी इस पॉइंट की स्पीड, अगर मैं यहाँ पे ऐसे सोचूं, ये आई ओ ए आर होगा, नहीं सोचो, इसके अबाउट ये क्या कर रहा होगा बच्चों, प्योर रोटेटरी मोशन, है ना। देखो पहले तो ये सोचो, ये हाइट ग्राउंड से सेंटर ऑफ मास की पहले कितनी थी, L/2, अब कितना आ गया सेंटर ऑफ मास, देखो ये L/2 डिस्टेंस है और ये थीटा है, तो ये कितना हो गया L/2 साइन थीटा, तो ये हाइट कितना गिरा, h, तो h होगा L/2 माइनस L/2 साइन थीटा, ठीक है। दूसरी बात क्लियर है बच्चों, दूसरी बात, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होगी L/2 कॉस थीटा, है ना। सोचो बच्चों, पूरी रॉड इसके अबाउट प्योर रोटेटरी मोशन कर रही होगी इस पॉइंट के अबाउट, भले ये वैसे तो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी कर रही है, इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेटरी कर रही होगी, है ना। अच्छा आपको एक बात और पता लगी कि ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे और यहाँ के पॉइंट के अबाउट लूँ तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ और हो सकता है बच्चों, है ना। तो वो अलग अलग पॉइंट कहीं भी बन सकते थे। अब तो जैसे हमने ये दो पॉइंट लिए, तो इनका तो ये बन रहा है ना, ठीक है। अब सोचो बच्चों, तो हमने क्या करा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दी, ठीक है। तो इसी को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, इसी लाइन को, तो यहाँ से कितना ऊपर था ये H, तो पोटेंशियल एनर्जी थी ना सारी, ठीक है, mgh हो गई L/2 माइनस L/2 साइन थीटा, और इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई कितनी होगी, अब ये देखो इसके अबाउट घूमता है तो कितनी होती है बच्चों, रॉड अपने सेंटर के अबाउट यहाँ घूमे तो ml² बाई 12,
लेकिन ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ना, इसके, तो ये डिस्टेंस कितना है h, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ml² / 12 प्लस mh², और h कितना है, ये डिस्टेंस l/2 cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, इनटू ω², ठीक, m से m काट दो बच्चों कॉमन लेके, ठीक, यहां से बच्चों ओमेगा कैलकुलेट कर लिया, आगे जो भी थीटा बीटा के टर्म में आएगा, ठीक है, बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा। और ये अब आपसे पूछा जा रहा है सेंटर ऑफ मास की स्पीड, तो आपको ये डिस्टेंस पता है, इसके अबाउट प्योर, इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेटरी मोशन कर रहा है, v कितना होगा, ओमेगा इंटू ये डिस्टेंस, दैट इज l/2 cos थीटा। हो गया ना सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग क्वेश्चन में। तो बच्चों आज की क्लास में हमने ये आपको बेसिक बातें बताई, प्योर रोलिंग की कंडीशन, और वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं किसी पॉइंट पे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, इसका कैसे यूज होता है। अब क्लास के एंड में मैं आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है, तो देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा आंसर। जैसे ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, वैसे ही मैं मोशन इन 1D में भी सिखा के आया था, ये प्योर रोलिंग कर रहा है बेटा, ऐसे, ठीक है। तो प्योर रोलिंग का मतलब ये ऐसे होगा, चाहे सरफेस कैसा भी हो, तो इसका रेडियस r है बच्चों, स्फीयर मान लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये पूरा एक चक्कर काट गया, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो चक्कर काट के ये पॉइंट यहाँ आ गया वापस और Q यहाँ आ गया, तो बताओ ये जो डिस्टेंस है बच्चों 2πr, मतलब ये जो 2πr है मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, ये प्योर रोलिंग मोशन कह रहा हूं मैं, प्योर रोलिंग मोशन, बताओ बेटा ये डिस्टेंस मैंने सही लिखी है गलत लिखी है, कि अगर एक पूरा चक्कर काटता है तो डिस्टेंस 2πr होगी पॉइंट P की, तो सही लिखी है बच्चों ये, है ना, क्योंकि इसमें स्लिपिंग नहीं होगी। तो अगर आप सोचो इस पॉइंट की स्पीड 0 है, इसकी v है, तो इसकी कितनी होती है 2v, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये पूरा, इसको ऐसे सोचो कि स्लिप नहीं करेगा, तो इसको पूरा ओपन कर दो, तो ये जो टोटल लेंथ आएगी इसकी सरकमफ्रेंस की वो 2πr होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस 2πr से ज्यादा या कम है तो इसका मतलब स्लिपिंग हो रही है, ठीक है। तो अगली क्लास में बच्चों हम इसके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है, इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का आज मैंने आइडिया दिया है, इसके और बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हैं, ठीक है। तो उन सबको हम अगली क्लास में हैंडल करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन इस टॉपिक में, तो वो अगली क्लास का है। बाय बच्चों, और इसका असाइनमेंट आप हमारे क्या ये ऐप से ले सकते हो, ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ठीक है बच्चों, बाय।